हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना था क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसको पहले समझना होगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाता है, इसको भी समझना होगा। इससे पहले का चैप्टर जस्ट हम लोगों ने भी पढ़ा कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने एक क्वेश्चन लगाया था, बाकी क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिया था होमवर्क। तो वो पहला नंबर तो आप लोग कंप्लीट करिएगा, एक्सेल पे दिखा दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। बाकी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर ढंग से समझे तो होता क्या है, ये भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं। पहला नंबर क्या आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा नंबर होता है बैलेंस शीट, और तीसरी चीज होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या पता करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से अपने बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हैं। बैलेंस शीट से हम क्या पता लगाते हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता लगाते हैं, अपने बिजनेस की कैश की पोजीशन का पता लगाते हैं। किसका पोजीशन, कैश की पोजीशन। तो देखो, अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े तो इसमें दिया हुआ है, दिस वन। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन द कैश पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कैश बैलेंस ऑफ अ बिजनेस इज 31 मार्च 2018, या फिर तुम बोल सकते हो 1 अप्रैल 2018 को अगर 1 लाख है, और 31 मार्च 2019 को अगर 1,20,000 है, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि साल की शुरुआत में कितना था, 1 लाख, साल के अंत में कितना हो गया, 1,20,000। दैट मीन्स देयर हैज अ नेट इनफ्लो ऑफ कैश 20,000। तो साफ साफ पता चल रहा है कि साल के दौरान इनफ्लो हुआ है कितने का, 1 लाख, सॉरी 20,000 का, सिर्फ 18-19 में। द कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रीजन फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर कैश। और अगर आपको ये जानना है इस इनफ्लो का रीजन क्या था, तो वो रीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नहीं समझ में आया, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, पहला नंबर कैश की पोजीशन को जानने के लिए बताते हैं। अगर साल की शुरुआत में 1 लाख था, साल के अंत में 1,40,000 हो गया, इसका मतलब है 40,000 का इनफ्लो है। साल की शुरुआत में 1 लाख था, साल के अंत में 70,000 हो गया, दैट मीन्स 30,000 का आउटफ्लो है। अब आपको इस आउटफ्लो या इनफ्लो जो भी हुआ है उसका अगर रीजन जानना है, तो वो रीजन देखना है, तो वो रीजन आपको कहाँ देखने को मिलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। समझ गए। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर 1 लाख का 1,40,000 हो गया, इट डज नॉट मीन दैट यू आर गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज। बिकॉज इफ यू वांट टू नो योर प्रॉफिट एंड लॉस, यू नीड टू सी योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देखना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलेगा, ये चीज क्लियर रखिए। प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है ना, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। और कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, कैश की पोजीशन, दैट्स इट। क्लियर, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं इसमें। द कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है। आगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय आईसीएआई। तो अगर हम बात करें, आईसीएआई ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड बना रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34-35 तक आई थिंक है एएस। हर एएस में किसी न किसी चीज के बारे में, जैसे किसी एएस में डिप्रिसिएशन के बारे में, किसी एएस में फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, किसी एसेट किसी में इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स के बारे में, मतलब हर एक एएस में किसी न किसी टॉपिक को बताया गया है। ठीक है ना। तो इन्होंने हर एक टॉपिक को समझाया है, और हम लोग ने जितनी भी अभी तक पढ़ाई की हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन पढ़ा हो, चाहे स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ा हो, जो भी चीज पढ़ा हो, इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बाहर जाके कुछ चीज पढ़े। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली जो आईसीएआई जो सेट करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। और इन्हीं को हम लोग फॉलो करके अपने अकाउंटिंग के रूल्स भाई यही बताते हैं, किसी मेथड से अकाउंटिंग करनी है, तो जो ये बताते हैं एएस में, हम उसी मेथड को फॉलो करते हैं। जैसे याद है हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे SLMWDV, तो वो मेथड एग्जैक्टली इसी एएस में डिफाइन है कि इंडिया में कौन कौन सा मेथड फॉलो होगा। फिर स्टॉक वैल्यूएशन मेथड में फीफो मेथड पढ़े थे, लीफो मेथड पढ़े थे, ये सब पढ़ा था ना अकाउंटिंग में। सो दीज आर ऑल कवर्ड अंडर द एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर किया गया। बस वहां पे हम बार बार एएस को रेफर नहीं करते थे, यहाँ पे एएस को रेफर कर रहा है कि जो आप कैश फ्लो पढ़ रहे हो, ये किस एएस में डिफाइन किया गया, AS3 में, है ना।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में, एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कैश फ्लो स्टेटमेंट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑल कंपनीज एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ये तीन कंपनियां छोड़ दो, इन तीन कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। पहला नंबर क्या है? 1% कंपनी। 1% कंपनी नीड नॉट टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकेंड, स्मॉल कंपनी। एंड थर्ड, डॉर्मेंट कंपनी। आई थिंक ये सभी लोग आप लोग समझ रहे हो। 1% कंपनी ऑलरेडी आप लोग समझते हो, ओपीसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। और अगर हम बात करें क्या, स्मॉल कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल एक सर्टेन अमाउंट से कम हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, या टर्नओवर एक सर्टेन अमाउंट से कम हो। नॉर्मली पेड अप कैपिटल आई थिंक 50 लाख है अप्रोक्स, है ना, 50 लाख से कम हो, और टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो अप्रोक्स, इसी तरह से कुछ 1 करोड़ से कम हो, तो उनको हम लोग स्मॉल कंपनीज कहते हैं। और लास्ट में डॉर्मेंट कंपनी, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि डॉर्मेंट कंपनी किसे कहते हैं, ऐसी कंपनियां जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने ले लिया है बट अभी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो डॉर्मेंट कंपनी। तो दीज कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? एक आप इनको छोड़ दो, बाकी सारी कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हो कि कल को इन्हीं सब कंपनियों में काम करना है तो मत सीखो, लेकिन आपको पता है आपको बड़ी कॉर्पोरेट्स में जाना है, तो यू नीड टू नो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। अब AS3 याद हो जाएगा आपको बड़े आराम से। कैसे याद हो जाएगा कि AS3 में कैश फ्लो है? बाकी AS याद ना हो, ये AS याद हो जाता है। क्यों? उसका एक रीजन है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो हमारे पास कैश आता और जाता है वो इस तीन एक्टिविटीज के कारण, आपको पूरे बिजनेस में अपने तीन ही एक्टिविटीज करते हो। किस तरह की एक्टिविटीज? तो सारी एक्टिविटीज को अगर कैटेगराइज कर दो तो तीन एक्टिविटीज में कैटेगराइज होगी। पहला कौन सा? हाँ, पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझते हैं, चलिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। वो एक्टिविटी जिससे हम लोग मेन हर अपने बिजनेस की इनकम कमा रहे हैं। मेन प्रिंसिपल बिजनेस, यानी आप कह सकते हो मेन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है ना? एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। कैश हमें कहाँ से मिला है? गुड्स बेचने से या फिर सर्विस देने से। भाई आपको पता है मार्केट में दो ही चीज़ खरीदी बेची जाती है, गुड्स एंड सर्विस। तो हम या तो गुड्स सप्लाई कर रहे होंगे या तो सर्विस। तो इसको सप्लाई करने से जो पैसा मिलता है ये क्या है आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये जो रिसिप्ट हो रहा है, ये जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? इनफ्लो होगा। क्या होगा? इनफ्लो। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फी, कमीशंस, अदर रेवेन्यूज। तो अगर कैश रिसिप्ट हो रहा है किसके बेसिस पे? फ्रॉम रॉयल्टी से मिल रहा है। किससे मिल रहा है पैसा? रॉयल्टी से आ रहा है। फीस मिल रहा है, कमीशन आ रहा है ना? ये सभी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके। कैश पेमेंट ऑन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम कैश किसको दे रहे हैं? जो हमें गुड्स सप्लाई कर रहा है, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं या जिससे हम सर्विस ले रहे हैं। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप बिजनेस चलाओगे तो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, बोनस देना है हमें, इन द सेंस मजदूरी देनी है, तो एम्प्लॉयज के ऊपर तो खर्च करना पड़ता है ना सर। अगला क्या है? कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम एंड क्लेम एनिटी एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। ठीक है? तो इंश्योरेंस में अगर कोई पैसा दे रहे हो या क्लेम का पैसा मिल रहा है, ये सब कौन सा है? ये सब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी किस में आएगा? अगर इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं टैक्स, या फिर इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है, दोनों ही किस में आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है ना? तो बिजनेस एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, सपोज आपकी शॉप है, आप फर्नीचर बेचते हो, तो फर्नीचर खरीदना बेचना, इससे जो पैसा आएगा जाएगा, उस बिजनेस को चलाने में जितना खर्च, जितना पैसा आ रहा है जा रहा है, वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। This one is investing activity. What is investing activity? So these are the acquisitions or disposal of long-term assets and other investments not included in operating activities. समझ रहे हो? यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट, कि भाई कंपनी क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है, पैसा कहीं लगा रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? फिक्स्ड एसेट खरीदना।
तो कंपनी फिक्स्ड एसेट खरीद रही है ना, तो पैसा इन्वेस्ट ही कर रही है सर। पैसा क्या कर रही है? प्लांट खरीद रही है, मशीन खरीद रही है, फर्नीचर खरीद रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। किसमें आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कल को वो फिक्स्ड एसेट पुरानी होती है तो कल उसको उसको बेचते हैं, तो बेचने से अगर कुछ पैसा मिलता है वो भी किस एक्टिविटी में शामिल होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही शामिल होगा। लेकिन इस बार रिसिप्ट हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। अगला, कैश पेमेंट ऑन एक्वायर शेयर वारंट डिबेंचर्स डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबको खरीद रहे हो तो भी क्या हो रहा है? हम शेयर वारंट भी, जाहिर सी बात है कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का पूरा पैसा नहीं खर्च करती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व कर लेती है। अब रिजर्व का पैसा को क्या करती है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, शेयर में, दूसरी कंपनी के शेयर्स में लगा देती है, दूसरी कंपनी के डेप्ट उप्ट खरीद लेती है। तो उससे क्या होता है, ताकि उस पैसे में भी कुछ, वो जो रिजर्व का पैसा है वो पड़ा ना रहे, उसके अंदर भी कुछ ग्रोथ होता रहे, है ना। तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। अगला क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स वारंट, कल को वही शेयर बेचते हैं तो पैसा आएगा। खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट, बेच रहे हैं तो भी इन्वेस्टमेंट। खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो, बेच रहे हैं तो इनफ्लो। अगला, कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टीज, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को एडवांस दे रहे हैं, ले नहीं रहे सर, एडवांस दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं किसी को, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। कैश रिसीव फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन मेड टू द थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी को पैसा दिया था वो वापस आ रहा है, तो भी कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ रहे? तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें। फाइनेंस मतलब सिंपल सा, कंपनी को क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए? पैसा। पैसा आएगा कहाँ से? आपको पता है, दो ही तरीके होते हैं पैसे लाने के। पहला तरीका होता है बिजनेसमैन खुद लगाए कैपिटल, दूसरा नंबर किसी से उधार ले ले, है ना। तो जब भी हम लोग क्या करें, कैपिटल बिजनेस में आ रहा है तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर इशू करती है कंपनी, कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है, तो पैसा आता है सर, ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कल को शेयर्स जो हमने इशू किया उस पर हमें डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड दे रहे हैं, ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बात समझिए। लोन लिया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन चुका रहे किस्त, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो। कैश प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, लोन, नोट्स, बॉन्ड्स, अदर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कैश रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, जो बोरो किया था उसको हम वापस कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, रीपे मतलब वापस करना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। Some of these three type of cash reflect net increase और decrease of cash और cash equivalent, है ना। तो इन तीन एक्टिविटीज को सबको जोड़ दो, तीनों एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, फाइनली नेट फ्लो क्या है, उन सबको जोड़ने पे आपको टोटल पूरे बिजनेस का नेट कैश फ्लो आपको पता चल जाएगा। अब कैश क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? बैंक में कौन से डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से आते हैं अकाउंट? डिमांड डिपॉजिट में दो ही अकाउंट आता है, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। जब चाहो तब पैसा निकालो, जब चाहो तब पैसा जमा करो, जब भी तुम्हें डिमांड हो तुम निकाल लो, उसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। और जब एक होता है टाइम डिपॉजिट, जैसे कि एफडी, रेकरिंग अकाउंट, जिसमें एक सर्टेन इंटरवल तक के लिए तुम क्या करते हो, पैसा जमा करते हो, सर्टेन टाइम तक पैसा जमा कर देते हो। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट। तो बैंकों में दो तरह के खाते होते हैं, टाइम डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है। तो डिमांड डिपॉजिट में आपका सेविंग और क्या आ गया, करंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट में आपका रिकरिंग आ गया, फिक्स डिपॉजिट आ गया, ये सब आ गया। एक निश्चित समय के लिए तुम पैसा दे देते हो, सही कि नहीं सही है। कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है सर? इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैविंग ओरिजिनल मेच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स। कैश इक्विवेलेंट उनको कहते हैं जिनकी मेच्योरिटी 3 मंथ्स के अंदर होनी है, विच कैन बी रेडली कंसर्टेड इनटू कैश विदाउट डिक्लाइन ऑफ इट्स वैल्यू, और जिसकी वैल्यू घटने वाली नहीं है, सेम वैल्यू मिलेगी हमें। तो कहने का मतलब क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? एक्टिविटीज को। अब इन एक्टिविटीज को देखो अपने तरीके से समझते हैं। अब आपको पता है AS3 तीन एक्टिविटी है, कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटी है? तीन, और इत्तेफाक से AS3 में डिफाइन भी किया गया। तो इससे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं कि एक्टिविटी कैश फ्लो में कितनी होती है? तीन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब इसको अपने तरीके से अगर समझना चाहेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए,
साल के अंत में क्या बनता है आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। एक तरफ क्या दिखाते हो, एक्सपेंस, एक तरफ क्या दिखाते हो, इनकम। फिर एक क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट में एक तरफ क्या होती है, एक तरफ क्या होती है, ये पक्का है, सब लोग इस पे एग्री है ना। अब जो देखो एक्सपेंसेस साइड और इनकम साइड जो हम दिखाते हैं, इसको हम पूरा कहते क्या है, अगर हम ध्यान से समझे तो इस पूरे साइड में हम लोग दिखाते क्या है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं एक्सपेंस में हम क्या दिखाते हैं, हम्म, तो ये सारे के सारे एक्सपेंस इनकम जो दिखा रहे हो ना, पीएल अकाउंट की बात कर रहे हो, इसको हम लोग अगर एक्टिविटी में डिवाइड करें तो ये है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे सारे आपको कौन सी एक्टिविटी दिखेंगे, एक्टिविटी, ठीक है ना, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिख जाता है। फिर इसके बाद एसेट साइड में आपको पता है क्या दिख जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, बेचते हो, शेयर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, इन्वेस्टमेंट है ना। अब लाइबिलिटी साइड में कौन सी एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो सबको समझ में आ गया। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अगर अगर हम पीएल अकाउंट की बात करें तो पीएल अकाउंट में आपको क्या देखने को मिलता है, सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखने को मिल जाते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे यही होता है ना। आप बिजनेस से परचेज दिखाते हो, सेल दिखाते हो, सबसे बड़ा खर्चा परचेज और सेल। परचेज क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पैसा जा रहा है, सेल करोगे तो पैसा आएगा, सही है। बैलेंस शीट में सबको क्लियर है। अब बस जानते हो बैलेंस शीट में सब कुछ सही है, बैलेंस शीट में बस किसको छोड़ देना, बैलेंस शीट में किसको छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रहे, यहाँ पे सब कुछ इसमें शामिल होगा। यहाँ पे आपको पता है लाइबिलिटी साइड में एक और चीज दिखाते हो, कौन सी चीज दिखाते हो, करंट लाइबिलिटी, करंट क्या, लाइबिलिटी। लेकिन जो करंट लाइबिलिटी जो दिखाते हो और इधर क्या दिखाते हो, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट दिखाते हो ना। अब बस ध्यान रखना ये करंट लाइबिलिटी करंट एसेट, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा किस में आएगा, ये आपके आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। किस में आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ गए सब लोग, क्लियर। क्लियर। आपका करंट लाइबिलिटी करंट एसेट क्यों क्यों इसमें चला गया सर, लाइबिलिटी में सारी लाइबिलिटी है, बस करंट लाइबिलिटी छोड़ देना। करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसका एक रीजन है सर। इसका रीजन क्या है, या देखो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में याद है क्रेडिटर भी आते हैं, क्या आते हैं, क्रेडिट, बिल्स पेबल भी आते हैं, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, पता है सैलरी देना है, आउटस्टैंडिंग है, करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, सही है। और आपको पता है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी किससे कनेक्टेड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा, क्रेडिटर को दे रहे हैं सर, गुड्स खरीदे ना तब ना उधार दे रहे, उधार खरीदो ना गुड्स, तो गुड्स खरीदो वो भी किससे रिलेटेड हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर की बात करो, करंट एसेट की बात करो, हम क्या कर रहे हैं, हम उधार सामान बेच रहे हैं, तो डेटर होते हैं कस्टमर। तो डेटर आपका यहाँ दिखता है कि नहीं दिखता करंट एसेट में मेन, तो डेटर किसका हिस्सा है, उधार बेचोगे तो क्या इनकम में आपका सेल का ही तो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, बिल्स रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, किसका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, यानी कि एक्सपेंस इनकम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएंगे आएंगे, प्लस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी और इनको छोड़ दो, बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी हटा दो, बाकी सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर करंट एसेट छोड़ दो, बाकी सब किस में आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है।
तो इस तरीके से आपने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप लोगों को पता है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हो। अब चलिए देखिए, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने समझ लिया। अब कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले हम तीनों को अलग अलग सीखेंगे, फिर तीनों को कंबाइन करके ही बनाना होता है, अलग अलग नहीं बनता है। पहले तीनों को सेग्रीगेट पहले सीखेंगे, उसके बाद इकट्ठा बनाएंगे। Calculation of cash flow from operating activity. An enterprise can determine cash flow from operating activity using either direct method or indirect method. सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। रेस्ट ऑफ टूज जो बचे फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, उसमें कितने मेथड होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? ऑपरेटिंग की। ऑपरेटिंग को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट मेथड होता क्या है? सिंपल सा, देखो आपको देखना है कैश फ्लो ना, तो आपको देखना है साल भर में कितना पैसा आया, रिसिप्ट हुआ, और कितना पैसा गया, इनफ्लो आउटफ्लो। रिसिप्ट अगर ज्यादा हुआ, पेमेंट कम हुआ है, तो आपका नेट फ्लो प्लस में रहेगा, पॉजिटिव यानी इनफ्लो रहेगा। अगर आपका इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा हो, तो आपका निगेटिव कैश फ्लो आएगा। समझ रहे हैं? दैट मीन्स माइनस में कैश फ्लो आने का मतलब आउटफ्लो है। क्या है? आउटफ्लो। अब चलिए देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड पहले समझते हैं, बहुत सिंपल है। इन दिस मेथड ग्रॉस रिसिप्ट्स एंड ग्रॉस पेमेंट्स आर ऑफ कैश आर डिस्क्लोज्ड। देखो प्रोफार्मा दे रखा है, दिख रहा है सब लोग को? तो यहाँ देखो क्या दिया गया है। सबसे पहले नंबर पे कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया है कि नहीं दिया? इधर लिख लीजिए, इतना भी कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इकट्ठा जोड़ लीजिए। लेस कर दिए कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना हमने कैश पेमेंट किया। लेस कर दो, जो अमाउंट बचेगा वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है यार, कितना पैसा आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कितना पैसा गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, दैट्स इट। जो बचेगा वही आपका नेट कैश फ्लो होगा। अगर हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से देखो सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने पीएल अकाउंट पढ़ा है? पीएल अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट साइड में, तो क्या क्या दिखाते हैं? खर्चे दिखाते हैं। खर्चे कितने तरह के होते हैं? आप पढ़े हो, खर्चे दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सही है कि नहीं सही है? लेकिन जब कैश फ्लो पढ़ते हैं तो हम खर्चे को किस तरीके से डिवाइड करते हैं? देखो यहाँ पे खर्चे कौन कौन से दिखते हैं। एक एक्सपेंस होता है कैश एक्सपेंस होता है, एक होता है नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब क्रेडिट पे उधार, समझ रहे हो ना, नॉन कैश एक्सपेंस। और एक और एक्सपेंस होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कितने तरह के एक्सपेंस मैंने दिखा दिए आपको? तीन तरह के। नहीं समझे? जब ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में तो वहां डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ते हो, यहाँ क्या पढ़ोगे? या तो एक कैश एक्सपेंस होगा, या तो आपने परचेज किया 10 लाख का माल, 6 लाख का माल कैश परचेज किया, 4 लाख का उधारी पे परचेज किया। तो उसमें देखो यहाँ पे तुम्हें कैश भी एक्सपेंस दिख रहा है और क्रेडिट भी दिख रहा है। सही कि नहीं सही है? हमें किससे मतलब है? हम कैश फ्लो बना रहे हैं ना, हमें किससे मतलब है? कैश एक्सपेंसेस से मतलब है। सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने बोला, ये क्या होता है सर? नॉन ऑपरेटिंग नहीं समझ में आया। सर नॉन ऑपरेटिंग का मतलब किसकी बात कर रहे हो? नॉन ऑपरेटिंग का मतलब बात कर रहे हो क्या, कई ऐसे खर्चे होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड नहीं है। कौन से खर्चे जो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड नहीं है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। नहीं, चला रहे हो, यूज करो, एमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन तो है ही है। कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? मैंने बोला जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ कार, या लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, या लॉस ऑन सेल ऑफ, मतलब फिक्स एसेट बेच रहे हो, उस पे लॉस हो गया, दिखाते थे ना, याद है? आप जैसे आप लेजर बनाओगे टैली के अंदर, लॉस ऑन या एबनॉर्मल लॉस का, या लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीन, एबनॉर्मल लॉस छोड़ देना, सॉरी। आप लॉस ऑन सेल ऑफ क्या प्लांट आप बना रहे हो, तो वो क्या है, या मशीन बना रहे हो, तो उसका अंडर क्या डालते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या डालते थे? सर जी वो नॉन ऑपरेटिंग है। क्यों नॉन ऑपरेटिंग है? क्योंकि वो मशीन बेच रहे हो ना, उस पर ना लॉस हुआ है, तो वो किस में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किस में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और दूसरा नंबर, लॉस होता भी है
तो उसका कैश का फ्लो कोई होता नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? एक तो पहला तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, दूसरा नंबर वो क्या हो गया, नॉन कैश भी हो गया। बात समझे? इसी तरीके से अगर मान लो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, चलो सिंपल सी बात बताते हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट देते तो याद है इंटरेस्ट का अंडर क्या डालोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पक्का आप यहां दिखाते हो, लेकिन बताओ इंटरेस्ट किस पे दियो, लोन पे ना, तो कौन सी एक्टिविटी में आता है वो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। बात समझे कि नहीं समझे? डिविडेंड पे करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है सर, वो भी कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। आप यहां दिखाते हो लेकिन एक्सपेंस साइड में, नो डाउट आप दिखाते हो। इसी तरह से देखो इनकम साइड की बात करोगे, इनकम साइड में कौन सी इनकम आएगी, कैश इनकम पक्का, और कौन सी इनकम, और एक क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सही कि नहीं सही है? कैश इनकम दिखाया ठीक है, नॉन कैश इनकम से मतलब है नहीं हमें, नॉन कैश इनकम मतलब जो उधार बिक्री हुई है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब अगर हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है, अगर कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है इसका मतलब पैसा हमने जमा किया होगा ना, एफडी एफडी किया होगा, तब ना ब्याज मिल रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए वो, इन्वेस्टिंग, वो ऑपरेटिंग में नहीं आना चाहिए, वो नॉन ऑपरेटिंग है। अगर इधर दिख रहा है तो नॉन ऑपरेटिंग। डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला वाला शेयर में पैसा लगाए होंगे ना, दैट मीन्स हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो किस रीजन नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। अगर यहां दिखाया हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट दे रहे तो फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग हो जाता है, डिविडेंड मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड दे रहे फाइनेंसिंग है। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, इससे सिर्फ मतलब है, कैश एक्सपेंसेस से। किससे मतलब है, कैश एक्सपेंसेस से। क्लियर सबको? ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आने चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों ही हमें नहीं शो करना है, और ये ले जाना उठा के कहाँ पटक देना है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप देख लेना नॉन ऑपरेटिंग इनकम किससे रिलेटेड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको किससे रिलेटेड मिलने वाले हैं, आपको इन्वेस्टिंग से मिलने वाले, है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किससे रिलेटेड मिलने वाले, फाइनेंसिंग से मिलने वाले। ठीक, उनको वहां लेके जाइएगा। क्लियर सबको? चलिए अब आपको ये क्वेश्चन, आप समझिए आप क्वेश्चन। चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, आपको पता है डायरेक्ट मेथड लगाना है, एक तरफ हमें रिसिप्ट दिखाना है, उसमें से लेस कर देना सारे पेमेंट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आ रहा है सर जी 9 लाख रुपए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है, है कि नहीं है? क्रेडिट, क्रेडिट भी बेचे, उधार बेचे हैं 1 लाख रुपए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा कि नहीं आएगा? है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन कैश का फ्लो नहीं है इसलिए नहीं शामिल करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने पे प्रॉफिट हुआ है तो इन्वेस्टिंग है, तो इसको यहाँ ऑपरेटिंग में शामिल करेंगे नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। परचेज किया, अब देखो एक्सपेंसेस की बारी, कैश परचेज है ये, इससे कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रेडिट परचेज से हो रहा है, नॉन कैश एक्सपेंस छोड़ दो। वेजेस, हाँ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन से कहाँ का कैश का फ्लो, डेप्रिसिएशन से कैश का फ्लो, डेप्रिसिएशन घटता है तो कभी कैश जाती है क्या, नहीं ना, तो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है सीधा सीधा। सैलरी, हाँ एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये कौन सी एक्टिविटी है, वैसे तो ये इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, है ना, ये ऑपरेटिंग तो है ही नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग हो गया, क्यों, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टिंग में चला गया, किस में चला गया, इन्वेस्टिंग। और दूसरा नंबर लॉस होता है तो क्या कैश जाता है, लॉस होता है तो कैश जाता है, कैश का कोई फ्लो ही नहीं होता, सीधी सीधी बात। प्रॉफिट होता है तो आता है, नो डाउट कैश आता है, लॉस होता है तो कैश जाता है, कैश का कोई फ्लो नहीं। अब जैसे मोबाइल मैंने खरीदा 30,000 में सपोज, तो कैश का आउटफ्लो हुआ, इसको मैंने क्या किया 20,000 में बेच दिया, तो कैश का इनफ्लो हुआ 20,000, 10,000 का नुकसान भी तो हुआ। और वो नुकसान क्या, कैश को, उससे कोई कैश का फ्लो हुआ क्या, उससे कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, नीचे नोट में दिया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 6 लाख। अब डेटर से पैसा 6 लाख मिल रहा है, बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है, डेफिनेटली है।
डेटर से पैसा मिल रहा है भाई। डेटर मतलब कब बना वो, जब उधार बेचे हो, बिजनेस से रिलेटेड है। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करो 4 लाख, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे इसको, तो लगाएंगे सिंपल सा, अपने एक्सेल पे जाइए और यहाँ पे हमें बनाना है सिंपल सा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने बस फॉर्मेट बना लेना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमें बस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालना है, वो भी कौन सा मेथड से निकालना है, डायरेक्ट मेथड। समझ गए। अब बस ऐसे कुछ फॉर्मेट टाइप का ड्रॉ कर लो, सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा फॉर्मेट तो ऐसे ही बनता है, क्यों। सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जितना भी रिसिप्ट हुआ है पहले इधर दिखा दो, इतना पैसा आ रहा है। सबसे पहले मैंने, चलो रिसिप्ट लिख दे रहा हूँ, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन चलो लिख दिया। रिसिप्ट कहाँ से, रेवेन्यू है ना, सबसे पहले कैश आ रहा है, कैश सेल कितना आ रहा है, फिर क्या है, क्रेडिट सेल्स नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, फिर तो क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, डेटर से पैसा मिल रहा है कितना, 6 लाख। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है, सही है, कोई दिक्कत किसी को। अगला क्या है, पेमेंट्स माइनस कर दो। पेमेंट सर क्या क्या हुआ है, चलिए स्टार्टिंग से एक्सपेंस, सबसे पहले कैश परचेज 6 लाख रुपए, फिर वेजेस पे किया है, सैलरी फिर दिया है, सैलरी कितना, ओके। हमने परचेज दिखा दिया, वेजेस दिखा दिया, सैलरी दिखा दिया, ये सब आएगा नहीं। फिर प्रॉफिट ऑन, ये नहीं। फिर इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर 4 लाख, 4 लाख रुपीज हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया। अब यहाँ पे सीधे नेट कैश फ्लो निकाल लो, सम ऑफ रिसिप्ट साइड में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ पेमेंट साइड, आ गया। यही क्या आपका नेट कैश फ्लो। अब ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता तो आउटफ्लो, पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं, देख लो रिसिप्ट ज़्यादा हुआ है, 15 लाख रिसिप्ट हुआ है, पेमेंट हुआ है कम, तो आपका पॉजिटिव में इनफ्लो है। क्लियर। ये होता है डायरेक्ट मेथड, क्या होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है। अगर हमें ये चीज़ लगाना हो किस मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, तो पहले इनडायरेक्ट मेथड का पहले हमें क्या समझना होगा, तरीका समझना होगा। इनडायरेक्ट मेथड में ये सब नहीं करना होता, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कहता कि इसी क्वेश्चन को इंडायरेक्ट मेथड से लगाओ, तो कैसे लगाते हैं, इसमें कहता तो इंडायरेक्ट मेथड अगर बोलता तो वहां पे आपको यानी प्रॉफिट पकड़ना पड़ता, 75,000। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75,000। अब मैं कहता है 75,000 को पकड़ो, नेट प्रॉफिट को पकड़ो, और उससे हमारा नेट कैश फ्लो निकाल के दिखाओ। नहीं समझे, नेट प्रॉफिट को पकड़ना है, उससे आपको क्या निकालना है, नेट कैश फ्लो। ये तो बहुत आसान था, रिसिप्ट में से माइनस कर दिया पेमेंट, ये डायरेक्ट मेथड है सर। आपको बता दूं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग फाइनेंस में डायरेक्ट मेथड है ही, इनडायरेक्ट मेथड है ही नहीं, बस एक ऑपरेटिंग पढ़ते हैं जिसमें 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट। समझ रहे।
तो इनडायरेक्ट मेथड को आप समझ लीजिए ऑपरेटिंग कैसे लगाते हैं। सबसे पहली चीज, यानी यहां शुरुआत किससे होगी? नेट प्रॉफिट से। किससे होगी? नेट प्रॉफिट, जो भी आपका आ रहा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है ना? यहां पहले दिखा दीजिए। अब इसमें देखो ऐड होगा। पता है क्या चीज ऐड होगा? देखो, अब इसको समझने के लिए पहले इसको समझो। ध्यान रहे, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट जब आया तो आपने सब दिखाया, ये सब दिखाया, पक्का? अब जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट में ये कैश एक्सपेंस घटा है, वो ठीक है ना? ठीक है सर। ये क्यों घटा है? नॉन कैश एक्सपेंस, ये नहीं घटना चाहिए था। इसको वापस क्या कर दो? ऐड। नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी घटा दियो, प्रॉफिट क्या हो गई होगी? घट गई होगी ना भाई। देखो ये घटाया, ठीक है, इन दोनों को जब घटाया होगे, इन दोनों एक्सपेंसेस को जब दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हो गई? घट गई। तो मैं कहता हूँ वापस ठीक कर दो, क्योंकि इन दोनों को हमें घटाना नहीं है। वापस क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस वापस ऐड करेंगे। ऐड क्या होता है? तो वही मैं फॉर्मेट में बताने जा रहा था। एक मिनट, मुझे अल्ट टैब की बड़ी आदत है, तो मैं यहाँ से न्यू विंडो ही ओपन कर लेता हूँ। अब सही है। अब अल्ट टैब करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। शीट 1, शीट 2। अब देखिए यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम क्या करेंगे? ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जितने भी आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस दिख रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिख रहा है, उसको वापस ऐड कर दीजिए। और क्या कर देना है? लेस कर देना है। पता है किसको? आपने ये इनकम जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को क्यों जोड़े हो? इन दोनों से कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं ना? तो इन दोनों को क्या, इन दोनों को ऐड करके रखे हो। अच्छा, ये दोनों क्या हुआ होगा? प्रॉफिट को क्या किए होंगे? दोनों प्लस हुआ होगा तो बढ़ गया होगा ना। तो हम क्या इसको ठीक कर दो, वापस इन दोनों से माइनस कर दो। तो नॉन कैश इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना? इसको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दो। जैसे ये तुम करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? कंप्लीट। अब जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नहीं समझ में आया? तो ये जो आपका आया है ना, ये क्या आया? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? अभी यहाँ पे आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को शामिल नहीं किया है। क्लियर सबको? वर्किंग कैपिटल कहाँ है का सर? ये देखो ना, अब इन्हीं दोनों का कंसीडर, ये दोनों कहाँ गए? इन दोनों को भी तो कंसीडर करना है। ये दोनों वर्किंग कैपिटल समझते हो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट करंट लायबिलिटी ही उसे अफेक्ट करता है ना। तो अब इन दोनों को भी शामिल करो। आपको पता है क्या होगा? ध्यान से देखो, करंट लायबिलिटी करंट एसेट, ये बढ़ती या घटती है? क्या होता है? या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो करेंगे क्या? जल्दी बताओ। तो मैं आपको पहले तो तरीका समझाते हैं। ये देखो, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट। करंट एसेट में क्या आता है? डेटर ना। चलो मैं एक डेटर के एग्जांपल से समझाता हूं। अगर डेटर की वैल्यू क्या हुई है? घटी है। डेटर की वैल्यू क्या हुई है? घटी है। तो क्या करोगे? डेटर की वैल्यू घटी है, इसका मतलब पैसा आया है कि गया है? जल्दी बताओ। पैसा आया है ना। अरे भाई, डेटर वैल्यू घटी है। डेटर अगर 1 लाख था, 80,000 हो गया, इसका मतलब 20,000 कैश आ गया होगा ना सर। तो इनफ्लो हुआ है सर, ऐड कर लो। क्या करना है? ऐड करना है।
तो समझे कि नहीं समझे? तो मैंने क्या बोला, अगर डेटर आपका क्या हुआ है, माइनस हुआ है, क्या हुआ है, माइनस, तो क्या करना, ऐड। अब डेटर अगर माइनस होगा तो आप क्या करने वाले हो, अगर माइनस होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे। हम्म। तो ऐड करोगे ना, और अगर डेटर बढ़ा होगा तो माइनस कर लेना। ऐसा क्यों, डेटर बढ़ने का मतलब समझ लो, उधार बेचे हो, समझ लो ना। डेटर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब और उधार बेचे हो, उधार बेचे तो पैसा आया क्या, नॉन कैश इनकम। तो नॉन कैश इनकम को क्या करते हो, माइनस, यहाँ देखो माइनस है। अब इस डेटर को सीधे रिलेट कर लो इस करंट एसेट से, यानी कि करंट एसेट अगर घटेगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे। करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ये तुमने किससे निकाला, डेटर से। डेटर को सोच करके आपने पहले ये निकाल लिया। तो बस वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो ऐड कब होता है, ऐड होगा अगर डेटर्स क्या होंगे, डेटर डिक्रीज होगा। अगर डेटर डिक्रीज हुआ है, साल की शुरुआत में डेटर थे 5 लाख के, साल के अंत में डेटर हो गए 2 लाख के, घटा ना, पैसा आया, ऐड कर लीजिए। सही है। लेस कब होगा, पक्का। चलिए लेस करते हैं, अगर डेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज, पक्का। अब चलिए यहां तक तो हो गया सर, अगला। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से पहले ना इसको क्रेडिटर से समझ लो, क्रेडिटर से सीख सकते हो। अब क्रेडिटर अगर घटेगा, अगर क्रेडिटर क्या हो रहा है, घट रहा है, मेरी लाइबिलिटी घट रही है, पक्का। क्यों, क्योंकि हमने पैसा दे दिया होगा। मेरे शुरुआत में, साल के शुरुआत में क्रेडिटर कितने के थे, 2 लाख के, साल के अंत में आते आते कितने के हो गए, 1.5 लाख के, यानी 50,000 ने चुका दिया ना, पैसा गया ना, आउटफ्लो हुआ ना, पैसा गया ना, आउटफ्लो हुआ ना, मतलब माइनस हुआ, मतलब क्या हुआ, माइनस। यानी कि अगर क्रेडिटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैसा जा रहा है, क्रेडिटर घट रहा है इसका मतलब पैसा जा रहा है ना। अगर वहीं क्रेडिटर बढ़ गया होता तो इसका मतलब है तुम खरीद रहे थे, तुम उधार खरीदे हो, उधार खरीदो तो नॉन कैश एक्सपेंस हुआ है। और नॉन कैश एक्सपेंस क्या करते हैं आपको पता भी, नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करना पड़ता है, यहाँ देखो ना, नॉन कैश एक्सपेंस क्या किए हो तुम, ऐड करेंगे, सीधी सीधी बात। क्रेडिटर अगर इंक्रीज होगा, ऐड कर देना, क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो क्या करना। देखो, मैं तो कभी ना रटा नहीं हूं, मैं हमेशा, मेरे को आज भी, मुझे रटा नहीं है, मेरे को आज भी ये चीज करना पड़ता है, मैं डेटर से कनेक्ट कर लेता हूँ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को, है ना। डेटर से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, क्रेडिटर से कनेक्ट कर लेता हूँ करंट लाइबिलिटी को, डेटर से कनेक्ट कर लेता हूँ करंट एसेट को, उसी हिसाब से अपना रूल बता देता हूँ। बाकी अगर आपको टफ लग रहा है तो आपको सिंपल ऐसे समझ लेना है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिक कब तक रहेगा दिमाग में, ज्यादा समय तक नहीं, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तभी तक दिमाग में रहेगा। जैसे लाइबिलिटी के साथ जैसा होता है वैसा करो, बढ़ रही है बढ़ा दो, घट रही है घटा दो। करेंट लाइबिलिटी के साथ वैसे ही करो जैसा हो रहा है, करेंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है बढ़ा दो, घट रहा है घटा दो। और एसेट के साथ जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा कर देना, बढ़ रही है घटा देना, घट रही है बढ़ा देना, दैट्स इट। नहीं समझे, तो ये रट्टा मारने वाला विद्या है, लेकिन मैं नहीं चाहता इस पे जाए। अगर आपको सही में समझना है तो ये ट्रिक सबसे बेहतर है, ये जो मैंने आपको सिखाया। डेटर क्रेडिटर से आप करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का बिहेवियर समझ सकते हो, ठीक, इसी से आपको सॉल्व करना है। तो ये जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, ये प्लस माइनस आपने कर लिया सब। अब क्या आएगा, नेट कैश फ्लो, सही है ना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अब यहाँ पे आफ्टर हो गया, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब इसमें बस एक काम और है सर, अब बताइए सर क्या काम है, ऐड करना है या फिर लेस करना है, पता है क्या चीज,
देखो सिंपल सी, मैं तो यहाँ पे लेस ही लिखता हूँ, ऐड क्यों लिखूँ? लेस क्या होता है, इसमें से लेस करोगे क्या, इनकम टैक्स। क्या लेस करोगे? इनकम टैक्स लेस कर दो। और इनकम टैक्स जैसे ही तुम लेस करोगे, है ना, अब जो वैल्यू आएगी वही क्या हो गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और वैसे भी इसको कई लोग ना नेट कैश फ्लो आफ्टर इसकी जगह बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, कई लोग ऐसा बोलते हैं। लिखा है यही चीज, बिजनेस ऑपरेशन फॉर्मेट में दिया होगा, देखिए जरा हम भी। ये फॉर्मेट है ना जो बुक में दिया है। मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा इससे डिफरेंट नहीं, लगभग एक ही जैसा है, बस ये इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, ठीक है, हम भी वही सेम सेंटेंस लिख देते हैं, इसका कोई खास फर्क नहीं है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन भी चलेगा, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो मेन आपको ये फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होता है, और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे इजीली निकल जाएगा सर, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये फॉर्मेट बस फॉलो करना है। यानी स्टार्टिंग किससे करनी है, बोलिए, स्टार्टिंग किससे करनी है, नेट प्रॉफिट से, फिर नॉन ऑपरेटिंग ये सबको देखना, फिर वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट देखना है, उसके बाद जा करके क्या करना है, इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स रिफंड होता तो ऐड कर लेते बस, इसीलिए मैं एडलेस लिखने वाला था, लेकिन आप समझ जाना, इनकम टैक्स रिफंड होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे। इनकम टैक्स पेड है तो लेस करोगे, जाहिर सी बात है, पेड होगा तो पैसा जाएगा भाई, तो लेस ही तो होगा। रिफंड होगा तो आएगा, तो इन प्लस कर लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? अब देखिए सेम क्वेश्चन हमने जो अभी इनडायरेक्ट मेथड से किया, डायरेक्ट मेथड से किया, उसी को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से यहाँ सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट हम लोग ने अभी जस्ट बनाया, सपोज करो मेरे को फॉर्मेट को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो इसी के जस्ट नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सेम क्वेश्चन अगर उठाया जाए, तो क्वेश्चन था आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे 75,000, यही था ना। तो यहाँ पे हम लोग उठा लेंगे 75,000 का। ये सब हटा दिया जाए पहले, तो सब कॉपी पेस्ट है। अच्छा, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, चलिए इसमें आते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेंस साइड उठाते हैं, ये एक्सपेंस है ना। अब इसमें नॉन कैश एक्सपेंस में सबसे पहले तो क्रेडिट परचेज है, तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे यहाँ पे क्रेडिट परचेज। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये हेडिंग आपने लिख दिया, बट हेडिंग बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्टली नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग टाइप का हो गया ना, बट इज़ नॉट मैंडेटरी, बात समझे। अगला क्या है, क्रेडिट परचेज कितना है, क्रेडिट परचेज है आपका 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2 लाख, हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है, इट्स 20,000, तो 20,000 भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, सो हमने ऐड कर लिया। समझ में आ रहा है सब लोगों को, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। और देखिए यहाँ पे सैलरी, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंस भी बोल सकते हो, 5,000 रुपीज़, सही है। तो हमने पहले पीएल लिख लिया, नेट प्रॉफिट उठा लिया 75,000, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों मिल गए ना, ये देखो ये दोनों क्या थे, नॉन कैश एक्सपेंस, ये क्या था, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग प्लस नॉन कैश दोनों ही था। अब इसमें से लेस करेंगे क्या, नॉन कैश इनकम, तो चलिए अब नॉन कैश इनकम को भी शामिल करते हैं। नॉन कैश इनकम देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू दे रखा है, कैश आया है, ठीक है, क्रेडिट सेल हुआ है 1 लाख का। हम्म, क्रेडिट सेल्स देखो पहले है कितना, 1 लाख, ये नॉन कैश इनकम है ना, तो इसको देखो माइनस कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं ना। अगला क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितना है? 50,000। अब यहाँ पे निकाल लेंगे फाइनल सम ऑफ, ओके, इसको माइनस करेंगे, सम ऑफ लेस साइड, ये आ गया आपका 1,50,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस होने से पहले। अब देखो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड क्या होगा, हमको पता है क्या मिल रहा है, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया था, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, आ रहा है तो ऐड करेंगे ना सर। कितना आ रहा है? 6 लाख। सही है। क्या लेस करेंगे सर? कैश पेमेंट टू क्रेडिटर कितना है? कैश पेमेंट टू क्रेडिटर बताइए कितना है? 4 लाख। सही है। अब यहां तक आ गया, कैश फ्रॉम बिजनेस देखो कितना हुआ। हम्म, सिंपल है, इसमें प्लस हो जाएगा आपका, रिसिप्ट माइनस हो जाएगा, आ गया 3,50,000। इनकम टैक्स कुछ था? कुछ नहीं था। तो फाइनली आपका आंसर आ गया। अगर इनकम टैक्स होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, लेस। तो फाइनली 3,50,000 देखो इस फॉर्मेट से भी, इस तरीके से भी आ गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया सबको? तो ये आपका है इनडायरेक्ट मेथड, और अभी से पहले जो सॉल्व किया था, सॉरी, आई थिंक वी हैव सॉल्व ऑन द टॉप, दिस वन इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। दोनों में ही आंसर सेम है। 3,50,000 का नेट कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आइदर इनडायरेक्ट मेथड लगाओ, आइदर डायरेक्ट मेथड लगाओ, है ना। बस ध्यान रहे सबसे ज्यादा जो लगाना पड़ता है यानी पॉपुलर है वो क्या है, सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन में यूज आता है वो इनडायरेक्ट मेथड ही है। ठीक, समझ गए? अब इसी के बेसिस पे अगला हम लोग का जो टॉपिक है, जो हम लोग आगे कवर करेंगे, नॉट टुडे, टुमारो वी विल कवर। इस पे एक एग्जांपल भले क्वेश्चन दे रखा है नीचे, इनडायरेक्ट मेथड देखो इनको समझाया है इन्होंने, मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया ऑलरेडी आपको। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया है। तो एक बार ट्राई करना है इसको अंडरस्टैंड करने का, समझने का। नहीं समझ में आएगा तो कल वी विल डिस्कस ऑल्सो। एंड कल हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, छोटे छोटे, है ना। और इसके बाद कंप्लीट स्टेटमेंट कल ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू।